सेकेंड लॉ की बात करें तो सेकेंड लॉ न्यूटन का वो कहता है कि फोर्स इक्वल्स टू dp बाय dt या फिर डेल्टा p बाय डेल्टा t। तो अगर फोर्स जीरो हो जाए, वैसे तो ये जो फोर्स होती है ये एक्सटर्नल फोर्स होती है, तो अगर एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम के ऊपर लगने वाली चीज जीरो हो जाए तो dp बाय dt जीरो हो जाएगा, यानी कि मोमेंटम का चेंज जीरो है। या फिर किसी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो होता है तो इसका मतलब वो चीज क्या हो जाती है, कांस्टेंट। मोमेंटम कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो बराबर होगा फाइनल मोमेंटम के। तो इसी चीज को, इसी फिनोमिनन को बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ बोल दो उसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यानी कि अगर एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम के ऊपर लगने वाली वो जीरो है तो उस सिस्टम का जो मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट होता है। पूरा सिस्टम वर्ड यूज कर सकता हूं मैं, क्योंकि मोर देन वन पार्टिकल भी हो सकते हैं और ज्यादातर मोर देन वन ही होते हैं। तो अगर मोमेंटम कांस्टेंट है इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों बराबर होंगे। थोड़ा इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो अप्लाई करने का इसका जो सबसे सही एग्जांपल होता है वो होता है गन और बुलेट वाला। तो गन और बुलेट वाला एग्जांपल कैसे काम करता है, जैसे मान लो अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए गन और बुलेट सिस्टम। तो मान लो हमारे पास कोई बंदूक थी इस तरह से और इसके अंदर गोली यहाँ पे अंदर थी। तो स्टार्टिंग में दोनों रुके हुए थे, फिर आपने बुलेट को फायर कर दिया। तो ये आपकी बंदूक है और मान लो यहाँ पे ये बुलेट है, ये बुलेट आपने आगे की तरफ, मतलब ये बुलेट चली गई आगे की तरफ। मान लो बुलेट की वेलोसिटी है वी, बुलेट का मास है m1 या mb ले लो इसको, m के नीचे छोटा सा b, ये मास हो गया बुलेट का। जो गन का मास है वो हो गया mg, ये मास ऑफ गन। अब सबसे पहली चीज तो मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं कि हम मान के चलते हैं, लेट्स अज्यूम कि आफ्टर फायरिंग, आपने फायरिंग करी तो हम मान के चलते हैं कि गन रुकी हुई रह जाएगी, गन रिमेन्स एट रेस्ट। हालांकि जो, अगर आपका प्रैक्टिकल कभी तजुर्बा नहीं हुआ होगा बट आपने देखा होगा, ऐसे नोटिस करा होगा, जब भी बंदूक चलाते हैं तो बंदूक पीछे से मतलब रिकॉइल मारती है, उसको रिकॉइल बोलते हैं, मतलब पीछे की तरफ झटका लगता है। अगर आपने बंदूक चलाई और आपने उसको ढंग से नहीं पकड़ा हुआ होगा तो रिकॉइल बहुत तगड़ा होगा, आपका निशाना भी गलत हो जाएगा और आपके हाथ पे भी झटका लगेगा। राइफल को जब रखा जाता है तो उसको कंधे पे ढंग से लगाना पड़ता है, वरना आपका कंधा टूट सकता है, क्योंकि बहुत जोर से वो बैक मारती है। तो क्यों मारती है उसका भी एग्जाम्पल दे रहा हूं। पहले हमने मान लिया कि जब गोली चली तो बंदूक रुकी हुई रह जाएगी। अब देखो, गन प्लस बुलेट, ये दोनों मिला करके हमारा क्या है, ये हमारा सिस्टम है। अब इस पूरे सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जो लग रही है उसको हम जीरो ले सकते हैं। यहां पे आप ये वाली बात नहीं बोल सकते कि आपने जो ट्रिगर है वो दबाया तो उसकी वजह से गोली चली। ट्रिगर दबाने में तो कुछ भी फोर्स या एनर्जी नहीं लगती। तो जो एनर्जी आती है वो कहां से आती है, ड्यू टू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी जो गन पाउडर की होती है उसकी वजह से वो चलती है, ठीक है ना। ये होता है कॉज, ट्रिगर दबाना कॉज नहीं होता। तो आप बोल सकते हो कि एक्सटर्नल फोर्स क्या है सिस्टम के ऊपर लगने वाली, जीरो। तो मोमेंटम क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। यही हमारा लॉ है। तो अगर अब हम इसमें तो अगर हम इसमें इनिशियल और फाइनल मोमेंटम अगर निकालें तो इनिशियल मोमेंटम वो क्या आएगा, इनिशियल मोमेंटम आएगा मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन, वो जीरो है, प्लस मास ऑफ बुलेट
इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वो भी जीरो है। तो हमारा जो इनिशियल मोमेंटम है वो कितना है, वो जीरो आया। इनिशियल मोमेंटम हमारे पास में कितना आएगा, वो जीरो आएगा। फाइनल मोमेंटम अगर मैं निकालूं तो हमने मान लिया कि जो बुलेट है वो तो चल रही है, तो मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, और गन का मैंने मान लिया कि भाई जीरो है, मान लो गन चली ही नहीं, तो मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन मैंने क्या मान ली, जीरो। तो फाइनल मोमेंटम क्या आया, मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2। मोमेंटम दोनों बराबर होने चाहिए, तो 1 इक्वल टू 2। तो क्या आएगा, मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बुलेट भी क्या आ गई, जीरो। तो यानी कि अगर गन की वेलोसिटी जीरो है तो इसका मतलब बुलेट की वेलोसिटी भी जीरो होगी। मतलब ये इम्पॉसिबल है कि गन रेस्ट पे रह जाए, ये इम्पॉसिबल है कि गन रेस्ट पे रह जाए। गन तो चलेगी, मतलब अगर बुलेट चलेगी तो गन भी पीछे की तरफ वो मूव करेगी ही करेगी। यहाँ पे मेन टारगेट आपको बताने का यही था, इसलिए पहले मैंने ये वाला केस ले लिया कि मान लो ये जो बुलेट है वो चली ही नहीं रही, मतलब जो गन है वो चली ही नहीं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि गन ना चले, अगर बुलेट चलेगी तो गन भी चलेगी ही चलेगी। मेन चीज यहाँ पे बताने वाली वो ये थी। तो इसीलिए हमको मानना पड़ेगा कि जब गोली चलेगी तब बंदूक भी चलेगी। तो मैंने बंदूक की स्पीड भी सेम डायरेक्शन में ले ली, वो तो अपोजिट होगा तो साइन माइनस का आ जाएगा। तो अब इनिशियल मोमेंटम तो जीरो है ही सही, फाइनल मोमेंटम निकालेंगे तो वो क्या आएगा, मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन। तो फाइनल मोमेंटम ये है, मोमेंटम कंजर्व है, तो फाइनल मोमेंटम इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम। तो यानी कि मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन इक्वल टू जीरो। तो यहां से आपको वेलोसिटी ऑफ गन मिल जाएगी, वो कितनी आएगी, माइनस टाइम्स मास ऑफ बुलेट अपॉन मास ऑफ गन इंटू में वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो ये आंसर आएगा आपके पास में वेलोसिटी ऑफ गन का। इस वेलोसिटी को बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। इस वेलोसिटी से गन रिकॉइल होती है, और जिस स्पीड से बुलेट निकलती है इसका नाम होता है मजल वेलोसिटी। मतलब इस वेलोसिटी से गोली चली है, तो जब भी गोली चलेगी तो बंदूक भी चलेगी, और बंदूक चलेगी अपोजिट डायरेक्शन में। ये माइनस साइन यही शो कर रहा है कि जो वेलोसिटी ऑफ गन होगी वो कैसी होगी, वो अपोजिट होगी बुलेट के। कॉमन सेंस भी यही कहती है। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो आपको मान लो दे रखा है कि किसी केस में आपके पास कोई बंदूक है, बंदूक थोड़ी हल्की सी ले लेते हैं, 1 किलो की बंदूक है, बुलेट थोड़ी भारी ले लेते हैं। तो मान लो बुलेट का मास है 200 ग्राम का। जब फायरिंग करते हो तो बुलेट की जो वेलोसिटी आई, मान लो वो आई 100 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछा हुआ है कि बताओ जो बंदूक है, बंदूक की रिकॉइल वेलोसिटी कितनी आएगी। आपसे पूछा हुआ है फाइंड रिकॉइल स्पीड ऑफ गन। तो यहाँ पे भी आप वैसे ही करोगे, आप बोलोगे इनिशियल मोमेंटम निकालोगे तो वो आएगा जीरो, क्योंकि मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, तो पहले तो रुकी हुई थी गन भी और बुलेट भी, तो इनिशियल मोमेंटम आएगा जीरो। फिर फाइनल मोमेंटम निकालोगे तो वो आएगा मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन। हमारा याद रखने की जरूरत नहीं है, तरीका याद होना चाहिए। फिर मास ऑफ बुलेट, तो बुलेट का मास 200 ग्राम है, किलोग्राम में करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 200 अपॉन 1000, मैं कुछ ऐसा ही मैं करूंगा, इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट तो वो है 100, फिर मास ऑफ गन वो है 1, वेलोसिटी ऑफ गन वो मुझे निकालनी है। तो ये आया फाइनल मोमेंटम। तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 जीरो यहाँ से कट गए, तो ये आया 20। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू आई 20 प्लस वी जी। अब ये हमारा फाइनल मोमेंटम आया। अब आप बोलोगे कि जो एक्सटर्नल फोर्स है, जो बाहर से लग रही है, वो लगने वाली फोर्स वो कितनी है, वो फोर्स है जीरो। तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो, तो मोमेंटम कांस्टेंट। तो मोमेंटम कांस्टेंट है, तो जो फाइनल मोमेंटम है वो बराबर होगा इनिशियल मोमेंटम के। तो फाइनल मोमेंटम आया आपके पास 20 प्लस वी जी, इनिशियल मोमेंटम जीरो, तो वी जी कितनी आई -20।
मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि ये गन की रिकॉइल वेलोसिटी होगी, इस वेलोसिटी से गन बैक मारेगी। इसी की एक और अच्छी एप्लीकेशन होती है, उसको हम बोलते हैं मैन वर्सेस बोट। मतलब अगर पानी के अंदर, जैसे मान लो यहाँ पे ये पानी है, इसके ऊपर यहाँ पे कोई बोट है। अब हो सकता है बोट स्टार्टिंग में रुकी हुई हो, स्टार्टिंग में हम चलो चलती हुई ले लेते हैं। मान लो बोट चल रही है 40 मीटर पर सेकेंड से, इसके अंदर एक आदमी है, ठीक है। तो अभी ये बोट के अंदर है, आदमी का मास ऑफ मैन मान लो वो है 60 किलो, और जो बोट है मान लो बोट का मास है 100 किलो का। तो अभी ये ऐसे चल रहे हैं। अब क्या हुआ, जो आदमी है वो जंप ले लेता है, मान लो मैन जंप्स फॉरवर्ड, वो आगे की तरफ जंप ले लेता है, और मान लो उसकी स्पीड कितनी है आगे की तरफ जंप लेने की, मान लो वो जंप ले लेता है 60 मीटर पर सेकेंड से। तो आपसे पूछा है फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ बोट। तो अगर आदमी आगे की तरफ कूद गया तो बताओ कि अब बोट की वेलोसिटी क्या आएगी। तो यहाँ पे आदमी बोट से अलग हो गया, तो आदमी आगे की तरफ कूद गया, आदमी की स्पीड है 60 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे पूछा है कि बोट की वेलोसिटी कितनी आएगी, तो मैंने उसको v मान लिया, उसको अभी अब निकालेंगे। अब इस सिस्टम में भी हम बोलेंगे कि मैन और प्लस बोट, इसको आप क्या ले लो, इसको आप अपना एक सिस्टम ले लो, ये आपका सिस्टम है। तो इस सिस्टम पे इन दोनों के अलावा बाहर से तो कोई फोर्स लग नहीं रही, तो एक्सटर्नल फोर्स कितनी हो गई, जीरो। एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। यानी कि इनिशियल मोमेंटम वो किसके बराबर होगा, फाइनल मोमेंटम के। अब पहले तो इनिशियल मोमेंटम निकाल लेते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, तो मास ऑफ बोट इंटू वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस मास ऑफ मैन इंटू वेलोसिटी ऑफ मैन। तो मास ऑफ बोट वो कितना है, तो वो है 100। स्पीड कितनी है शुरू में 40, आदमी के लिए मास 60, उसकी स्पीड भी कितनी है 40, क्योंकि वो दोनों एक ही है अभी। तो ये कितना हो गया 4000 प्लस 2400, तो ये कितना हो गया 6400। मोमेंटम है तो यूनिट आएगी तो केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये हुआ हमारे पास में इनिशियल मोमेंटम। अब हमको फाइनल मोमेंटम निकालना है। तो फाइनल मोमेंटम निकालने के लिए फाइनल मोमेंटम होगा तो वो होगा मास ऑफ मैन इंटू वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस मास ऑफ बोट इंटू वेलोसिटी ऑफ बोट। तो आदमी का मास कितना है, वो है 60 किलो। फाइनल वेलोसिटी आदमी की कितनी है 60, फिर मास ऑफ बोट वो कितना है 100। फाइनल वेलोसिटी बोट की मुझे नहीं पता, तो उसको मैंने ले लिया v। तो ये आ गया हमारा फाइनल मोमेंटम। तो इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से दोनों बराबर होने चाहिए, तो फाइनल मोमेंटम को बराबर कर दो इनिशियल मोमेंटम के। तो फाइनल मोमेंटम कितना आया हमारे पास में 60 इंटू 60, तो ये तो हो गया 3600 प्लस 100v इक्वल्स टू 6400। तो 100v की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी 6400 माइनस 3600, 46 56 66 66, तो ये 2800 होना चाहिए। हो सकता है कोई गलती कर दी हो मैंने, ठीक है, बट वो कैलकुलेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना तरीका इंपॉर्टेंट है। 656 66 नहीं सही है। तो 100v इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास में 2800। तो वेलोसिटी कितनी आई बोट की 28 मीटर पर सेकेंड। ध्यान दो तो साइन प्लस का ही आया है, मतलब क्या है कि ये बोट भी अब ये आगे की तरफ ही चल रही है, ऐसा नहीं है कि पीछे की तरफ चलने लग गई है बोट, आगे की तरफ ही चल रही है, पर इसकी स्पीड कितनी है 28 मीटर पर सेकेंड। यहीं पे अगर मैंने सब कुछ सेम रखा होता, बस मैंने ये चीज ले ली होती कि स्टार्टिंग में बोट रुकी हुई होती, अगर शुरुआत में बोट रुकी हुई होती और बाद में आदमी जंप लेता 60 की स्पीड से, तो कितनी वेलोसिटी आती अगर इनिशियली रेस्ट पे होता। तो अगर इनिशियली रेस्ट पे होता है तो इनिशियल मोमेंटम कितना आता 0। फाइनल मोमेंटम कितना आता, तो मास ऑफ मैन 60 किलो उसकी वेलोसिटी 60, मास ऑफ बोट वो 100 किलो उसकी वेलोसिटी मुझे पता नहीं है, वो निकालनी है। तो फिर से बोलूंगा कि फाइनल मोमेंटम इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम। तो क्या होता 3600 प्लस 100v इक्वल टू 0, तो 100v इक्वल्स टू माइनस 3600, तो v इक्वल टू माइनस 36 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर रुकी हुई बोट से आदमी कूद जाता तो
कूदने के बाद बोट की वेलोसिटी कितनी आती, तो बोट की वेलोसिटी आती अपोजिट डायरेक्शन में 36 मीटर पर सेकेंड। तो ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। इसमें एक कैटेगरी और होती है, उस कैटेगरी का नाम होता है बॉम्ब ब्लास्ट। जैसे मान लो कोई बॉम्ब है और वो ब्लास्ट कर जाए, जैसे आपके पास स्टार्टिंग में कोई बॉम्ब पड़ा हुआ था रेस्ट पे, इसका मास है मान लो 10 किलो का, भारी बम है, ठीक है, ये ब्लास्ट हो गया। सबसे सिंपल केस में तो मैं इसके एक दो ही टुकड़े करता, पर चलो हमने इसके 3 टुकड़े कर दिए। ब्लास्ट के बाद इसके 3 पीस हो गए, ठीक है। जो पहला पीस है उसका मास है सपोज 2 किलो का, और इसकी वेलोसिटी आ गई मान लो सपोज 40 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन क्या है इसका, अपवर्ड्स। और जो दूसरा मास है मान लो वो है 3 किलो का, ठीक है। इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, इसकी वेलोसिटी आ गई सपोज 20 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी आ गई नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो आपसे पूछा हुआ है कि जो 5 किलो वाला पीस होगा बताओ उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वो किस वेलोसिटी से जा रहा होगा या कहाँ जा रहा होगा। तो याद रखना यहां पे भी हम क्या बोलेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम के ऊपर कितनी है, 0। तो मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो इनिशियल मोमेंटम जब निकालोगे तो वो तो 0 ही आएगा क्योंकि सब कुछ रुका हुआ है। हाँ, जब फाइनल मोमेंटम निकालोगे तो फाइनल मोमेंटम वेक्टर होता है, तो मोमेंटम निकालोगे तो 3 चीजों का मोमेंटम निकलेगा। एक तो 2 किलो वाले का, तो उसका मास कितना है 2 kg, उसकी वेलोसिटी कितनी है, अब देखो 40 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड्स है, इसका मतलब ऊपर की तरफ है 40, तो ऊपर की तरफ 40 है, तो वेक्टर में क्या हुआ ये 40 जे कैप, प्लस दूसरा मास है 3 किलो का, और इसकी स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन डायरेक्शन क्या है माइनस एक्स एक्सिस, मतलब इस तरफ। तो ये कौन सा डायरेक्शन होता है, माइनस का आई कैप, प्लस जो 5 किलो वाला है उसकी वेलोसिटी मुझे पता नहीं है, तो मैंने उसको वेक्टर में लिख लिया वी वेक्टर। तो अब हमारे पास में फाइनल मोमेंटम का वेक्टर कितना आया, 80 जे कैप माइनस 60 आई कैप प्लस 5 वी कैप। ये वी वेक्टर ये हमारे पास में आया फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों को बराबर कर देंगे। तो फाइनल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों को बराबर करने के बाद हमारे पास फाइनल मोमेंटम था, वो था 80 जे कैप माइनस 60 आई कैप प्लस 5 वी, और इनिशियल मोमेंटम वो था 0, दोनों को बराबर कर दिया। तो यहां से 5 वी वेक्टर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 60 आई कैप माइनस 80 जे कैप। तो वी वेक्टर कितना आएगा, 5 से डिवाइड कर दूंगा तो 12 आई माइनस 16 जे कैप। मतलब जो टुकड़ा है उसकी वेलोसिटी कैसे है, उसकी आई कैप डायरेक्शन में 12 है और माइनस जे कैप में कितनी है 16 है, तो नेट वेलोसिटी उसकी कुछ ऐसे आएगी। तो अगर उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है तीसरे पीस की, तो मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा रूट के अंदर आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर। तो आई थिंक ये तो 400 होता होगा, 156 और ये 400, मेरे हिसाब से तो 400 ही होता है ये। तो कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड, तो उसकी वैल्यू तो ये है। और डायरेक्शन चाहिए आपको, तो डायरेक्शन चाहिए तो मान लो आपको चाहिए विद हॉरिजॉन्टल, तो विद हॉरिजॉन्टल चाहिए तो आपने एंगल ये ले लिया थीटा। तो ट्रायंगल कैसे बनेगा, ये एंगल हो गया थीटा, ये जो लेंथ है एक्स में ये कितनी है 12, वाई वाली लेंथ कितनी है 16। अब यहां पे आप लगा दो टेन थीटा का फॉर्मूला, तो टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये कितना हो गया 4/3, तो थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 4/3। एक्चुअली में ये वैल्यू या तो 37 होती है या 53 होती है, ऐसे कुछ होती है, बट कोई बात नहीं, आप अपना आंसर ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे भी मोमेंटम कंजर्वेशन काम आता है। तो ये 3 केस होते हैं बेसिकली मोमेंटम कंजर्वेशन के।